जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार। यानी कि जो हम लोग का ये जो आज का टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है और वह टॉपिक है जनगणना 2011। इससे रिलेटेड आपको प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो हम लोग आज इसी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम लोग का 150 से अधिक ही प्रश्न देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो जनसंख्या से यानी कि जनगणना से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जो एक भी प्रश्न इससे रिलेटेड आपको नहीं छूटेगा यदि आप लोग इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। ये भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो ये जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था। किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था, तो यह जनगणना आपको लॉर्ड मायो के शासनकाल में संपन्न हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्षों के अंतराल पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रति 10 वर्षों के अंतराल पर जो जनगणना का आकलन है यह आपको किया जा रहा है। ये कब से, तो यह किया जा रहा है 1881 से। यहाँ पर राइट आंसर 1881 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हम लोग का है कि भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया है। यहाँ पर देखिए, भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है, तो उसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है आस्था। यहाँ पर राइट आंसर आस्था रखा गया है। चलिए पांचवा प्रश्न हम लोग का है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर देखिए भारत का स्थान यहाँ पर द्वितीय है। ठीक, विश्व के बड़े देशों में भारत का जो स्थान है वह द्वितीय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या। देखिए यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वह 121.05 करोड़ थी। यहाँ पर राइट आंसर 121.05 करोड़ थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का क्या है। प्रश्न है हम लोग का 7वें नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। भारत की भागीदारी कितनी है, तो इसमें भारत की जो भागीदारी है आपको लगभग 17.5% है। यहाँ पर 17.5% राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। यहाँ पर भारत में जो प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है ये किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, तो देखिए यह जो वृद्धि हो रही है ऑस्ट्रेलिया के बराबर वृद्धि हो रही है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला हम लोग का कि भारत में जनसंख्या के इतिहास में जनंकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। यहाँ पर जनंकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है, तो यह कहा जाता है 1921 को जनंकीय विभाजन वर्ष। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना है। ये जो 2011 का जनगणना है तो आपको ये 15वीं जनगणना है। ठीक, आपको याद रखना है 2011 में जो जनगणना हुआ था ये 15वीं जनगणना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है, तो यह जो जनगणना है आपका यह आपको छठी जनगणना है, यह जो 6वां जनगणना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है। यहाँ पर जो जनगणना कितने वर्षों में की जाती है, तो ये जनगणना आपको ये 10 वर्षों में की जाती है। देखिए ये जो प्रश्न आपको एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ये 10 वर्षों पर जनगणना होती है। अगला प्रश्न हम लोग का 13 नंबर है कि भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है। ठीक, किस राज्य की जो आबादी है अधिकतम है, तो यहाँ पर आप लोग उत्तर प्रदेश की जो आबादी है बहुत ही अधिक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, सबसे छोटा यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए सबसे छोटा राज्य आपका यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, 15 नंबर प्रश्न के 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या
की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? यहाँ पर बिहार का जो है कौन सा स्थान आता है जनसंख्या के मामलों में? तो यहाँ पर आता है आपको तृतीय स्थान बिहार का आता है। ठीक, 16 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत? यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक, तो यहाँ पर जो प्रतिशत है वह 16.50, ठीक, 16.50% है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 17 नंबर है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का सही क्रम। जनसंख्या के दृष्टि से 3 बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए पहले में आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, दूसरे में महाराष्ट्र और तीसरे में आपका यहाँ पर बिहार का स्थान आता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम। 3 सबसे छोटा राज्य पूछा गया है, कौन सा है? तो देखिए जो सबसे छोटा हो जाएगा वह सिक्किम, उसके बाद यहाँ पर मिजोरम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये 3 सबसे छोटे क्रम में है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह है दिल्ली। ठीक, अगला पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पर लक्षद्वीप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दी गई देशों समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है, किसकी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान के। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम। ठीक, जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या है? तो देखिए यहाँ पर पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ये तो 3 सही है। ठीक, ये 3 जो सही है, उसके बाद चौथे नंबर पर क्या जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा वह आ जाएगा यहाँ पर क्या? पश्चिम बंगाल। और 5वें नंबर पर यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, पहले में उत्तर प्रदेश, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में यहाँ पर बिहार और चौथे में बंगाल और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण पूछा गया है। तो देखिए इसका जो मुख्य कारण है मृत्यु की दर में कमी। ठीक है, मृत्यु की दर में कमी, लोग मर नहीं रहे हैं इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसा भी हो यहाँ पर जो जन्म का भी है, जन्म दर में भी बढ़ोतरी है, तो ये भी हो सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जनगणना के अनुसार यहाँ पर मृत्यु की कमी बताई जा रही है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट हम लोग का 24 नंबर है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है? यहाँ पर 2001 से 2011 का जो दशक रहा है इसमें वृद्धि दर कितना दर्ज किया गया है? तो इसमें जो वृद्धि दर दर्ज किया गया है यहाँ पर 17.07%। यहाँ पर 17.7%। ठीक, यहाँ पर यही दर्ज किया गया है 2001 से 11 के बीच में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? यहाँ पर राज्य पूछेगा किस में अधिक रही है, या जो 14वीं जनगणना में यहाँ पर जो 1 से 11 तक हुआ था। तो देखिए इसमें जो रही है यहाँ पर राज्य में वह रहा है यहाँ पर मेघालय के। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? यह मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो इसकी जो वृद्धि दर मौजूदा है यह 1.64% है। ठीक, यहाँ पर 1.64% है वृद्धि दर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य। ठीक, सबसे तेजी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वह मेघालय ही है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, सबसे मंद, सबसे धीरे धीरे जनसंख्या में कौन सा बढ़ रहा है यहाँ पर आज? तो यहाँ पर जो राज्य है ये नागालैंड और केरल है। यहाँ पर दोनों ये शिक्षित हैं, तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या की जो वृद्धि दर है बहुत कम है। ठीक,
चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की है। यहाँ पर अंकित किया गया है प्रतिशत के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2001 से 11 के बीच पूछा गया है, तो वह जो दर्ज किया गया है ना, वह दर्ज किया गया है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार को दर्ज किया गया, ठीक, अंकित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। ठीक, किसकी जो वृद्धि दर है सबसे कम है, तो यहाँ पर देखिए नागालैंड की जो वृद्धि दर है सबसे कम है, ठीक, 2011 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है, नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक दर कितनी थी। यहाँ पर वार्षिक जो दर है वह घट रही है या फिर बढ़ रही है या फिर तीव्र है या फिर अस्थिर हो गई है। तो स्थिर हो गई है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा है जो घट रही है, ठीक, 11 के अनुसार यहाँ पर जो वृद्धि दर है वार्षिक वह घट रही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 32 नंबर है कि वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन इसमें से सही है, तो इसमें जो कथन आपका सही है ना, वह सही है, जन्म दर गिर रही है तथा जो मृत्यु दर है उठ रही है, ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ये उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही है, किस दशक में रही है, तो देखिए जो उच्चतम वृद्धि दर रही है वो आपको 61 से 71 के दशक में रही है। यहाँ पर राइट आंसर 61 से 71 के दशक में सबसे वृद्धि दर अधिक रहा है। चलिए अगला पॉइंट है, पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय गुणित वृद्धि दर क्या थी। ठीक, यहाँ पर पिछले जनगणना में पूछा गया, तो अब पिछले में कितना था, यहाँ पर पिछले में जो था 1.64% था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 2001 से 11 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा है। पहले यहाँ पर तो वृद्धि दर में मेघालय राज्य है, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो देखिए जो यहाँ पर दूसरे स्थान पर है ना, वह है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर आप सी कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश है वह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लोग का 36 नंबर है कि पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या का विस्फोटक वृद्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। इसका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारण था वृद्धि दर का, यह क्या कारण था, तो इसका जो कारण था मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो मृत्यु दर में तीव्र ह्रास था, इसलिए यहाँ पर यह सर्वाधिक ये क्या बोलते हैं वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिकत्य का तथ्य पर, यहाँ पर जो किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या का अधिक होता है उसका तथ्य पर क्या होता है, तो देखिए उसका जो तथ्य पर होता है ना, जनसंख्या एवं समाधान विकास से। यहाँ पर जनसंख्या एवं संसाधन विकास से होता है, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या दर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर किस दशक में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है वह 71 से 81 के दशक में। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। कौन सा है जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण नहीं है, गर्म जलवायु, निर्धनता, चिकित्सक सुविधा और अशिक्षा। तो देखिए यहाँ पर जो मुख्य कारण नहीं है, ठीक, तो ये मुख्य कारण जो नहीं है ना, वह मुख्य कारण में यहाँ पर चिकित्सा सुविधा आता है, ठीक, ये इसका कोई कारण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक, यही जो जनसंख्या घनत्व आपका होता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। प्रति वर्ग किलोमीटर कितना यहाँ पर पूछा गया है, तो यह प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर 382 है। यहाँ पर राइट आंसर ये जो औसत में है ये 382 है।
अगला प्रश्न 42 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य आपका यहाँ पर बिहार है, जिसमें यहाँ पर 1100 कुछ प्रति यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए वह जो राज्य है आपका, वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यहाँ पर कितना 1106 हो जाएगा। यहाँ पर आप 1100 कुछ बता रहे थे, तो यहाँ पर 1106 जो कि है प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं 1106। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या है। अगला पॉइंट है कि भारत के बीमारू, यहाँ पर देखिए भारत का ये जो बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है। ठीक, तो इसमें जो सबसे घना आबादी वाला राज्य है वह आपका राज्य है यहाँ पर बिहार है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, घनी आबादी वाला सबसे बिहार है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह जनसंख्या घनत्व 829 है। कितना है 829, जबकि होना कितना चाहिए था औसत में, तो औसत में 382 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसका 829 है, बिहार का 1106 है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है भारत में निम्नलिखित महासागरीय नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ पर महानगरीय नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर जो चेन्नई है इसी का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमिलित करना है। देखिए यहाँ पर सूची राज्य, यहाँ पर सूची के जनसंख्या घनत्व। ठीक, देखिए यहाँ पर बिहार में कितना है, तो बिहार में आपको यहाँ पर 1106 है। यहाँ पर बिहार में 1106 है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग ने 829 देखा है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कितना देखा है 829, और यहाँ पर हम लोग का क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर जो देखिए उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बिल्कुल सही। चलिए तो इसका कैसे, इससे बिहार का क्या हो जाए, बिहार का 829 था, सॉरी बिहार का 829 नहीं था, यहाँ पर बिहार का 1106 था, और जो केरल का यहाँ पर 860 हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश का कितना आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का 829, और यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल का 1028 है। ठीक, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पर अवरोही क्रम में पूछा गया। ठीक, तो अवरोही क्रम में जो आपका हो जाएगा ना, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, केरल हो जाएगा, या और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। यहाँ पर लिंग अनुपात का जो परिकलन है वह कैसे किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो लिंग अनुपात का परिकलन किया जाता है यानी कि आकलन किया जाता है, तो वह देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या पर किया जाता है। कितने पर किया जाता है 100, यहाँ पर 1000 पुरुष होंगे और उसके जो जितने महिलाएं होंगी वही आकलन किया जाता है। देखिए अगला जो प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो इसमें 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या थी वह महिलाओं की संख्या 943 थी। ठीक, यहीं पर यह जो जनगणना 2011 के अनुसार यह क्या बोलते हैं लिंगानुपात दर्ज की गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में यहाँ पर फिर से इसको देखते हैं। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है। यहाँ पर जनसंख्या का पुरुष अनुपात यहाँ तो देखिए 1000 और 943 है। यहाँ पर राइट आंसर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं की संख्या। अगला है हम लोग का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात है। यहाँ पर स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हो रही है, तो यहाँ पर जो अनुपात में क्या हो रही है, यहाँ पर थोड़ी सी वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, थोड़ी सी वृद्धि हो रही है।
अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है किस राज्य में? तो यहाँ पर जो वह राज्य है यहाँ केरल है। ठीक, यहाँ पर कौन सा राज्य है? वह केरल है, जिसमें महिलाओं की संख्या ये जो लिंग अनुपात में अधिक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? महिलाओं के अनुकूल है किस राज्य की जनसंख्या है? तो यहाँ पर केरल की जनसंख्या। अनुकूल मतलब ज़्यादा, यहाँ पर भी हम लोग ना लिंग अनुपात पुरुषों से अधिक है, तो यहाँ पर एक केरल में लिंग अनुपात ज़्यादा है महिलाओं की। सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना था? सन 1901 में जो जनगणना में भारत का जो लिंग अनुपात था वह कितना था? ठीक, तो यहाँ था 972 था। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 972 था। चलिए अगला प्रश्न है कि लिंगानुपात की दृष्टि से, यहाँ पर लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई गई है। दूसरे स्थान में से किसका है? यानी कि दूसरा स्थान पर जो महिलाओं की जो संख्या है किसका है? अधिक है दूसरे स्थान पर। पहले में तो केरल हाईली है, तो दूसरा पर क्या आ जाएगा? दूसरा में देखिए यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान। ठीक, दूसरा में कौन आ जाएगा? राजस्थान। चलिए अगला हम लोग का क्या है? राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंग अनुपात क्या है? 6 वर्ष से पहले बच्चों का भी आकलन किया गया था, तो उसमें लिंग अनुपात जो दर्ज है वह कितना है? तो देखिए वह जो 2011 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो गणना की गई है वह यहाँ पर 919 है। ठीक, यहाँ पर कितना है? जो पिछले बार ये कितना था? 943 था, लेकिन इसमें घट कर कितना? 919 रह गया है। ठीक, यहाँ पर क्या बोलते हैं? 919 ये महिलाओं की संख्या है। ठीक, 6 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों में यह जनगणना की गई है। चलिए अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का अवरोही क्रम, यहाँ पर राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर राज्यों का अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 62 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। यह जो यौन अनुपात है यह मिलता है किस राज्य में? तो यह जो अनुपात आपको मिलता है यह मिलता है मुंबई में। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, यह मुंबई में मिलता है। अगला प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे किस राज्य में है? तो वह है आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा, नगरीकरण वाला राज्य। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए 65 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था वह कितना था? तो वह था यहाँ पर 68.8%। इसमें सिर्फ यानी कि 100 में से आपका 68.8 जो है वह ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर ग्रामीण की जनसंख्या है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या है? इसमें सही क्रम क्या है? यहाँ पर अनुपात के आधार पर पूछा गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अनुपात के आधार पर जब हो जाएगा तो पहले में क्या आ जाएगा? यहाँ पर गोवा आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा? मिजोरम आ जाएगा, तीसरे नंबर पर यहाँ पर तमिलनाडु आ जाएगा, चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा और पाँचवें नंबर पर यहाँ पर गुजरात आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का क्या है? ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, इसका ए कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसका हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे यहाँ पर। चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? ठीक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसकी संख्या आपको 53 है। ठीक, यहाँ पर कितनी है? 53 है इसकी संख्या। अगला प्रश्न है कि भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए जो सही अवरोही क्रम हो जाएगा, पहला में गोवा, दूसरा में मिजोरम, तीसरा में क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। यहाँ पर राइट आंसर ये 3 नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है, ये जनसंख्या की दृष्टि से है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। नगरीकृत राज्य सबसे अधिक कौन सा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। अगला प्रश्न हम लोग का 70 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है। यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में दर्ज की गई है, तो यह जो प्रतिशत आपको दर्ज की गई है वह गोवा में दर्ज किए गए। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। 71 नंबर प्रश्न 71वां प्रश्न को 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह कितना है, तो बिल्कुल वह जो प्रतिशत है आपका वह है 31.02%। यहाँ पर क्या हो जाएगा 31.02%। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्रश्न है कि नगरीकरण की दृष्टि से भारत है। नगरीकरण की दृष्टि से क्या है भारत, तो एक भारत जो है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। यह एक मध्यम निम्न और नगरीकृत देश है जो भारत है नगरीकरण की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि मेट्रोपॉलिटन यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है कितनी होती है, तो ये जो मेट्रोपॉलिटन आपको याद रखिएगा ये जो शब्द है यह है मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या है। तो यह जो जनसंख्या है आपको 10 लाख से अधिक वाले जो जनसंख्या वाले राज्य को यहाँ पर या फिर नगर को मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि मेगालोपोलिस यहाँ पर मेगालोपोलिस सामान्यतः किसकी जनसंख्या वाले नगर होते हैं, तो ये जो होते हैं किसकी जनसंख्या वाले नगर होते हैं, तो देखिए ये जो होते हैं आपको 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को यहाँ पर मेगालोपोलिक नाम दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 75 है कि भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारक मानक है। नगर की परिभाषा के लिए या नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक क्या है, तो देखिए ये जो नगर को परिभाषित किया गया है उसके यहाँ पर आयोग के द्वारा, तो वह किया गया है यहाँ पर 75% कार्यशील पुरुष और कृषि गैर कृषि कार्यों में लगे हो। दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, और यहाँ पर उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। तो उसी को यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा, यहाँ पर नगरीकरण के मामलों में यहाँ पर नगर की परिभाषा में, तो देखिए यहाँ पर नगर की परिभाषा में ये सभी होना चाहिए, तीनों में से सभी होना चाहिए। 5000 से अधिक जनसंख्या, 400 से प्रति व्यक्ति मतलब वर्ग किलोमीटर की जो आय है या क्या बोलते हैं जनसंख्या घनत्व है, और यहाँ पर 75% से अधिक पुरुष कार्यशील होने चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न की मेट्रोपोलिस की जनसंख्या 2001 से 11 में हो गई। यहाँ पर जो मेट्रोपोलिस शहर है जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते थे, यहाँ पर 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, तो उसकी जो संख्या कितनी यहाँ पर देखिए 2001 से 11 में कितनी हो गई, तो 2001 से 11 में हो गई यहाँ पर पहले 35 थी लेकिन कितना हो गई 53 हो गई। ठीक, यहाँ पर कितना 35 से बढ़कर 53 हो गई है यह 2011 में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न हम लोग का कि भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है। सर्वाधिक योगदान किसका है, तो यहाँ पर सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है यहाँ पर। ठीक, नगरीकरण की नगरीय जनसंख्या में। 78वां प्रश्न की नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन यहाँ पर आपको असत्य है, तो देखिए पहला असत्य क्योंकि भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है, ये बिल्कुल जो कथन है ये गलत है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। प्रश्न है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है। कहाँ संकेंद्रित है, तो ये जो जनजाति अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है वह आपको संकेंद्रित है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। ठीक, कहाँ पर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लोग का प्रतिशत सबसे अधिक है। यहाँ पर प्रतिशत अधिक है सबसे अनुसूचित जनजातियों के लोगों की, तो वह राज्य है आपका मिजोरम। यहाँ पर अनुसूचित में मिजोरम हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का
प्रतिशत सर्वाधिक है, अनुसूचित जाति के लोगों का जो प्रतिशत है वह सर्वाधिक है किस राज्य में, यहाँ पर तो राज्य वह हो जाएगा यहाँ पर देखिए पंजाब हो जाएगा। ठीक है आंसर 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। अगला 82 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई गई है, किस राज्य में पाई गई है, तो वह जो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर में सबसे अधिक पाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 83 प्रश्न है कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, यहाँ पर किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वह राज्य है आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात, यहाँ पर उच्चतम अनुपात किस राज्य की है, तो यह उच्चतम अनुपात यहाँ पर पंजाब की है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर डी कर सकते हैं। अगला हम लोग का है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात, अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है, तो देखिए यहाँ पर जो उच्चतम अनुपात है वह है आपका यहाँ पर लक्षद्वीप में, क्या यहाँ पर आपका लक्षद्वीप में, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का है कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है, अनुसूचित जनजाति का जो आबादी में योगदान है वह कितना प्रतिशत है, तो वह जो प्रतिशत है 8.6% है। ठीक, 87वां प्रश्न के भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है, तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति का योगदान है वह योगदान यहाँ पर 16.6% है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है हम लोग का कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, ये जो प्रभावित साक्षरता दर इसकी गणना कैसे की जाती है, तो देखिए यहाँ पर जो जनगणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर वाले जनसंख्या को यहाँ पर जो साक्षरता दर ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पर जो 7 वर्ष से अधिक वाले बच्चे हैं उनकी आयु को आकलन करके यहाँ पर उनकी शिक्षा को आकलन करके किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न के 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत, यहाँ पर भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी थी, तो देखिए वह प्रतिशत जो थी वह 73% थी, कितना थी यहाँ पर 73%, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के 19वां प्रश्न हम लोग का है कि वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें से सही है, तो इसमें कथन जो सही है कि जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है, किसी भी भाषा को समझकर और पढ़ कर लिख सकता है, उसको यहाँ पर शिक्षित माना गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ आपको और देखिए यहाँ पर प्रश्न 3-4 स्टेटमेंट दिया गया। ठीक, इस चारों स्टेटमेंट में हम लोग का चूज करना था, तो इसमें आपका जो पहला, तीसरा और चौथा है वो सही है। ठीक, देखिए हम लोग पहला पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है और लिख नहीं सकता है उसे भी साक्षर नहीं माना जाता है। ठीक, दूसरा है यहाँ पर तीसरा नंबर में कि जनगणना की दृष्टि से, यहाँ पर तो हम लोग ये देखिए किए हैं, और यहाँ पर चौथा है कि किसी जिले में पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उस जिले में 100% जनता साक्षर हो गई। ये बिल्कुल सही है। अगर कोई मानता है कि जो जिला का जो साक्षरता दर सर्वाधिक है, लेकिन उसमें यह कोई मायने नहीं कि उसका जो सब व्यक्ति है वह सभी व्यक्ति साक्षर ही होंगे। ठीक, यही कथन है, तो इसमें आपका जो सी नंबर ऑप्शन है ये सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, यहाँ पर प्रश्न हम लोग का 19वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य इसमें से नहीं है, तो देखिए इसमें जो आपका कथन सत्य नहीं है पूछा गया है, तो वह जो कथन कौन सा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केरल में 100% साक्षरता दर पाई गई है। ठीक, यहाँ पर ऐसा नहीं, देखिए केरल में साक्षरता दर अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो 100% व्यक्ति है वह सभी के सभी पढ़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए यही है जो गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं।
जूम करने से हमको थोड़ा ज़्यादा दिखा। यहाँ पर देखिए 52 प्रश्न है, सॉरी 92 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने की न्यूनतम मापदंड निश्चित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कितने प्रतिशत जनता को साक्षर होना चाहिए जो पूर्ण में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 90% यदि जनता पढ़ लिया तो उसे हम लोग पूर्ण साक्षरता में दर्ज कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है। साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है कौन सा जो राज्य है, तो वह राज्य है आपका झारखंड। यहाँ पर झारखंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो किस में है, केरल में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, केरल में। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। महिलाओं की साक्षरता दर की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर बिहार की जो है सबसे कम है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिक है। ठीक, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है कि सबसे अधिक किस में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा लक्षद्वीप में। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या कर लीजिए, लक्षद्वीप कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंच है। सबसे ऊंच महिलाओं की जो साक्षरता दर है यहाँ पर केरल में है। ठीक, अगला है हम लोग का कि बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति। यहाँ पर बिहार में जो साक्षरता दर की वर्तमान स्थिति है वह क्या है। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान स्थिति यहाँ पर 61.8% है। कितने हैं, 61.8% है। यहाँ पर राइट आंसर आप डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य, यहाँ पर निरक्षरता यानी कि निरक्षर यानी कि पढ़ा लिखा वाला नहीं राज्य, यही है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वह राज्य बिहार हो जाएगा। निरक्षरता यानी सर्वाधिक निरक्षरता, यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो इसी को यहाँ पर निरक्षरता दिया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि केरल राज्य में उच्च साक्षरता का कारण क्या है। इसमें जो केरल राज्य में आप लोग जानते हैं कि जो साक्षरता दर सबसे अधिक है, लेकिन इसका कारण क्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो कारण है कि सुविकसित सामाजिक अवसंरचना, यहाँ पर जो सुविकसित सामाजिक अवसंरचना है, इसी कारण वहाँ पर जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं। भारत में 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हो जाएंगे। तो देखिए वहाँ पर 2 राज्यों की सूची में मिजोरम और केरल, ये दोनों अधिक साक्षर हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करना है तो किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया था। यहाँ पर देखिए 2011 की जो जनगणना हुआ था उसमें किस वर्ष की आयु के लोगों को मतलब सम्मिलित किया गया था। तो वहाँ पर जो सम्मिलित किया गया था 7 वर्ष से अधिक वाले आयु को, यहाँ पर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को यहाँ पर शामिल किया गया था साक्षरता दर में। चलिए अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई गई थी। देखिए यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए यहाँ पर देवी रूपक योजना, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो देवी रूपक योजना है यह जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए चलाई गई थी। यह किस राज्य में चलाई गई थी। तो यह जो चलाई गई थी यह हरियाणा में चलाई गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 105 है कि भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहाँ पर ईसाई जनसंख्या का जो प्रतिशत सर्वाधिक है किस राज्य में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह राज्य है मिजोरम। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए 106 नंबर प्रश्न है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है। ठीक, भारत जो है किस चरण में है। तो वह जो चरण में है यहाँ पर उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर की चरण में है। यहाँ पर राइट आंसर उच्च जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है, ये जो जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी
क्या है इसकी, परंतु इसकी में आपका आ जाएगा कि संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। ठीक, यहाँ पर जो संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या जो कि भारत का। ठीक, राइट आंसर बी है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, 108 नंबर प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है। तो जनसंख्या की दृष्टि के जो क्या जनसंख्या दृष्टि के घनत्व से भारत में बिहार का क्रम है वो कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर बिहार का जो क्रम है वह क्रम कौन सा है? पहला है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर पहला क्रम है। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, प्रश्न कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? यहाँ पर बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो यहाँ पर जो प्रतिशत रहा है 8.60% रहा है। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी। यहाँ पर बिहार की यहाँ पर आबादी कितनी थी 2011 के जनगणना के अनुसार? तो इसमें आपको 10 करोड़ थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न हम लोग का कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर, यहाँ पर महिला की जो साक्षरता है वो कितनी प्रतिशत थी? तो वह 51.5% है। यहाँ पर राइट आंसर आप बी कर लीजिए। अगला प्रश्न 112 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ यानी कि 200 मिलियन लोग रहते हैं? किस राज्य में? तो बिल्कुल वह राज्य है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर ए कर लीजिए। चलिए अगला जनगणना, यहाँ पर देखिए 113 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था? भारत में लिंग अनुपात की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, यह जो लिंग अनुपात था भारत का था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत में जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पर महाविभाजन का वर्ष कौन सा कहलाता है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में? तो वह जो वर्ष कहलाता है वह है 1921 का वर्ष। ये महाविभाजन के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर डी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल वह जो राज्य है महाराष्ट्र है। ठीक, अगला हम लोग का कि निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? अभिज्ञात जनजातीय समुदाय कौन सा नहीं है? यहाँ पर कौन सा राज्य है? तो देखिए वहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दिल्ली है। यहाँ पर केंद्र शासित पर संघ राज्य भी पूछा गया और राज्य भी, तो यहाँ पर जो दिल्ली है जिसमें यहाँ पर जनजातीय समुदाय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य कौन सा है जिसमें से कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय, यहाँ पर अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं। यहाँ पर कौन सा, यहाँ वही प्रश्न है ना, वैसा ही ना है जी। यहाँ पर क्या था, राज्य क्षेत्र कौन सा है क्या इसमें से कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? ठीक, सेम वैसा ही प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर संघ राज्य में इसमें से पूछा गया, वो ऑप्शन में से पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसमें बताइए कि इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका जो हरियाणा में है वो नहीं है। ठीक, अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो देखिए दूसरा में आपका आ जाएगा वह महाराष्ट्र आ जाएगा। राइट आंसर आप एक कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद जो तीसरे स्थान पर आता है वह बिहार आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? किसकी जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो सबसे जो न्यूनतम माना गया है वह सिक्किम की माना गया है। यहाँ पर राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 121 है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? सही अवरोही क्रम दर्शाता है, कौन सा है? तो वह जो सही है यहाँ पर हरियाणा है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद पंजाब, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाएगा। ये जो है अवरोही क्रम में दर्शाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारत के संघ राज्यों में 6 सर्वाधिक नगरीकृत, यहाँ पर भारत के संघ राज्यों क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए नगरीकृत सबसे हो जाएगा वह जो दिल्ली है। ठीक। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम है एक का, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है इसमें सबसे कम है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में है? यहाँ पर 10 क्या है? भारत में 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले राज्यों में है, तो कौन सा हो जाएगा? ये पहला है यहाँ पर लुधियाना, कोची, सूरत और नागपुर। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, 1 2 3 4 और सभी हो जाएगा जिसकी जो जनसंख्या है 10 लाख से ऊपर है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग को 25 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत सर्वोच्च है? तो यहाँ पर 11 के जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो देखिए सबसे जो सर्वोच्च है आपका वह हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर राइट आंसर सर्वोच्च में ग्रामीण जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की। अगला है भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशत है कितने? यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक वायु वाले यहाँ पर उम्र की जो व्यक्ति है उनकी जो प्रतिशत है वो कितनी है? तो यहाँ पर उनकी 5 से 6% है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस 1 वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? ये दीर्घावधि लक्ष्य यहाँ पर जनसंख्या 1 वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता यानी स्थिर जनसंख्या, यह कब तक का लक्ष्य? तो यह लक्ष्य रखा गया 2045 का। ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत की जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? एक की जनसंख्या सबसे न्यूनतम किसकी है? तो यहाँ पर सिक्किम की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है। अगला प्रश्न देखिए जाए। यहाँ पर प्रश्न है कि नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन। दूसरा है नगरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर। उपयुक्त में से कौन सा सही है? देखिए इस उपयुक्त में से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो ए और बी जो सही है, जो कि यहाँ पर ए और बी आप लोगों ने देखा। पहला है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, इसीलिए यहाँ पर नगरीकरण का संबंध विस्तार है। ठीक। यहाँ पर राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 30 नंबर की भारत में 2001 से 11 में साक्षरता दर में वृद्धि दर 2001 से 11 में जो साक्षरता दर की वृद्धि हुई है वह कितनी हुई है? तो यह हुई है 8.2%। 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नागरिकों की जनसंख्या है। 10 लाख क्या है यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरों की संख्या है। यहाँ पर 10 लाख ही नगरों की, यानी कि जो 10 लाख जनसंख्या है उस नगरों की संख्या कितनी है? ठीक। तो उस नगरों की संख्या यहाँ पर 7 है। ठीक। आप लोग इसका यहाँ पर राइट आंसर 7 कर लीजिए। 7 जो नगर हैं यह उत्तर प्रदेश में जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? नहीं है। यहाँ पर इसको निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? दशक और जनसंख्या की वृद्धि दर, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो सुमिलित नहीं है वह 2001 से 11 जो कि यहाँ पर 19.05% की वृद्धि दी गई, ये बिल्कुल गलत है। बाकी यहाँ सब 71 से 81 में 24%, 24 पॉइंट समथिंग यहाँ पर, और यहाँ पर 1981 से लेकर 91 तक 23 पॉइंट यहाँ पर 87, और 91 से लेकर 1 तक 21.54 यह जो है सही है, लेकिन यह सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। 50% से अधिक इन 4 राज्यों में निर्धन जो है निवास करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा में उड़ीसा है। ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 13वां, जनसंख्या में तीसरा और जो क्षेत्रफल में 13वां राज्य है वो कौन सा है? तो देखिए वह राज्य है आपका बिहार, जो जनसंख्या के दृष्टि में तीसरा है, लेकिन जो क्षेत्रफल में की बात करते हैं तो वह 13वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत में मिलियन प्लस, यहाँ पर मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं 2011 के जनगणना के अनुसार? तो मिलियन प्लस वाले जो है यानी कि 10 लाख से अधिक वाले शहर है तो कितने हैं? तो यहाँ पर 53 है। यहाँ पर राइट आंसर आप डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 36 नंबर की, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं, प्रदेश क्रमशः है कौन कौन से हैं? यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा अधिकतम में यहाँ पर बिहार हो जाएगा और न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से यहाँ पर 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? यहाँ पर 50,000 से यहाँ पर 1 लाख तक, मतलब कि यहाँ पर तक की जनसंख्या वाले शहरी 9,999 है। तो यह समझिए 99,909 है, तो समझिए कि यहाँ पर 1 लाख ही है, एक कम है। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो कहते हैं वह कहा जाता है यहाँ पर श्रेणी 2 शहर। यहाँ पर क्या कहते हैं? श्रेणी 2 शहर कहते हैं उसको, जो 1 लाख के यहाँ पर 1 लाख के अंदर आता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत में योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो वह शहर है आपका चंडीगढ़, जो कि योजनाबद्ध बसा है। भारत में जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पर जो भारत में जो जनसंख्या घनत्व आप देख रहे हैं वो निरंतर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ रहा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 40 नंबर है 100 कि भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्रतिशत में पाई गई है। किस में पाई गई है? यहाँ पर सर्वाधिक पाई गई है। तो देखिए जो पाई गई है 1991 से 2001 में सर्वाधिक पाई गई है। चलिए यहाँ पर 1991 से 2001 में कितना पाई गई, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर देखिए 1991 में 2001 में यहाँ पर 21 यहाँ पर 5.54% यहाँ पर पाई गई है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है हम लोग यहाँ पर एक यहाँ पर उसमें से दिया गया था, यहाँ पर और भी है लेकिन वहाँ पर 1991 वाला इसमें पूछा गया है तो इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में नगरीकरण से क्या हुआ है? तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। ठीक, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हम लोग का कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जो जनसंख्या है वह है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्था कीजिए। यहाँ पर अवरोही क्रम में व्यवस्था करना है नगरीकरण की दृष्टि से। कैसे करेंगे? चलिए करते हैं। देखिए तो यहाँ पर करेंगे हम लोग पहले तमिलनाडु को करेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र को करेंगे, उसके बाद हम लोग गुजरात को करेंगे और यहाँ पर चौथे नंबर पर जब करेंगे तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल को करेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर प्रश्न एक हम लोग का है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़कर कर दिया गया। यहाँ पर जो 2045 से बढ़कर क्या किया गया है? तो देखिए यहाँ पर 2045 से बढ़ाकर यहाँ पर 2070 कर दिया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर स्थिरता प्राप्त करने के लिए यह कितना बढ़ाकर 45 से 70 कर दिया गया। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या, यहाँ पर भारत में नगरीय केंद्रों की जो वर्गीकृत संख्या है वो कितनी है? तो वह जो संख्या है 6 है। यहाँ पर राइट आंसर नगरीय केंद्रों की जो वर्गीकृत संख्या है 6 है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर है कि निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई, वो कौन सा राज्य है? तो देखिए जो वह राज्य है आपका, वह राज्य पंजाब है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? यहाँ पर भारत में जो
वर्तमान में, यहाँ पर वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो वह जो गुजर रही है यहाँ पर निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि, यहाँ पर निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से गुजर रही है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करते हुए उसका चयन करें। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऐसे इसको ऐसे, हाँ, फिर चलिए इसको मिलाते हैं। यहाँ पर सूची के यहाँ पर लक्षण है और दूसरा सूची 2 में राज्य क्षेत्र। पहला में कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा, यहाँ पर गोवा हो जाएगा। दूसरा हमें कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। तीसरा है कि अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश, यहाँ पर अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश वह कौन सा हो जाएगा? तो वह यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिल्ली। और चौथे यहाँ पर न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश, तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर कूट भाषा में यहाँ पर है, कूट भाषा में डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 149 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 के अनुसार? तो यह जो प्रतिशत है वह 31.02 है। यहाँ पर नगरीय जो है 31.2 है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण है तो यहीं पर ग्रामीण में आपका 68.8 हो जाएगा। तो दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 100% ये जो है क्या जनसंख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित शर्तों में से कौन जैसा जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया है किस राज्य को नगरीय निर्धारित करती है? ठीक है, किस राज्य को नगरीय निर्धारित करती है? पहला है कि इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। दूसरा है गैर कृषि कार्य में संलग्न इसकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम 75% होनी चाहिए। इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। और चौथा है इनकी न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर वही नगरीय निर्धारण करती है। क्या निर्धारण करती है? तो देखिए इसमें जो निर्धारण करती है वह 1, 2, 3 यानी कि पहला और यहाँ पर दूसरा और तीसरा। ठीक, यहाँ पर ये नहीं निर्धारण करती है कि जो शहर में है ये इतना होना चाहिए, ये बाकी 3 जो है शहर का जो नगरीय निर्धारण करती है, लेकिन यह 10 किलोमीटर के यहाँ पर जो क्षेत्रफल यह नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 150 नहीं था, यहाँ पर 100 हम लोग का 59 प्रश्न था। तो चलिए इसको देखते हैं। और यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? तो वह जो यहाँ पर महाविभाजन का जो वर्ष है, महाविभाजन का वर्ष ये इसी नाम से जानते हैं। यह 1921 को महाविभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 नगर निगमों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या है? तो यहाँ पर वाराणसी में सबसे कम जनसंख्या है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको अवरोही क्रम में यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो वो कैसे होगा? यहाँ पर पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता को अवरोही क्रम में लगाइए। अंत में दिए गए कूट का सही प्रयोग कर चयन करना है। यहाँ पर सही के चयन कूट के भाषा में करना। देखिए तो पहले आपको साक्षरता में केरल आ जाएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु और चौथे नंबर पर यहाँ पर जब आएगा तो मणिपुर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले में केरल, दूसरे में हिमाचल, तीसरे में तमिलनाडु, चौथे में मणिपुर। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से एक वे लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है, किस में है? तो यहाँ पर जो संघ शासित प्रदेश में पूछा गया, यहाँ पर संघ शासित में किस में जो 1000 से ऊपर है तो वह है यहाँ पर पुडुचेरी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 156 प्रश्न है कि 11 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या, शहर में रहने वाले लोगों की संख्या कितना दर्ज की गई है? तो यहाँ पर देखिए शहर में रहने वाले जो लोगों की संख्या दर्ज की गई है वह 37 करोड़ लोग। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा 37 करोड़। चलिए अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से भारत के बाद स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? केरल के बाद जो दूसरा स्थान आपका यहाँ पर मिजोरम का आता है स्त्री महिलाओं की साक्षरता में। छोटे से छोटे कस्बों, यहाँ पर गांव से छोटे कस्बों और बाद में शहर तक लोगों के जाने को क्या कहते हैं? तो देखिए उसको कहते हैं चरणवार प्रयास, यहाँ पर प्रवास कहते हैं। चरणवार प्रयास छोटे गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक जाने को क्या कहते हैं? तो इसको चरणवार प्रयास कहते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग का 159 नंबर या अंतिम प्रश्न है, इतना ही 159 प्रश्न एक सेट में था इसमें। तो जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी, यह 2020 में भारतीयों की जो औसत उम्र होगी वो क्या होगी? औसत उम्र 29 वर्ष होगी। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जनगणना से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लिया और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।